नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली से कहीं ज्यादा राजनीतिक सरगर्मी राजस्थान की राजधानी जयपुर में नजर आ रही है। हालत ये हो गई है, वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर अंतिम फैसला तो काफी पहले हो चुका था, लेकिन बार बार दिल्ली दरबार की तरफ से पेच ऐसा फंसाया जा रहा है कि अब वसुंधरा राजे सिंधिया अपना मन बनाती हुई नजर आ रही है। और उनके चुप्पी ने, मैं फिर कहता हूं कि अगर बयानबाजी दे तो आप उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त बताकर आप उनके महत्व को कम कर सकते हैं, लेकिन जब नेता चुप हो जाए, गंभीर हो जाए, खामोश हो जाए, तो डर ज्यादा लगने लगता है। तो वसुंधरा राजे सिंधिया की खामोशी किसको डरा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद सत्र के दौरान ही क्यों राजस्थान जाना पड़ रहा है, इन तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजस्थान की राजनीति की एक एक नब्ज पर गहरी पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार सुरेश व्यास जी। व्यास जी, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब मंच पर स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। व्यास जी, प्रधानमंत्री संसद सत्र के बीच में जा रहे हैं, हम आगे इस पर बात करेंगे, लेकिन जो मैंने कहा कि वसुंधरा राजे सिंधिया की चुप्पी, आप अपने प्लेटफॉर्म पर भी लगातार इस तरह की बात को उठा रहे हैं। चाहे जी। संगठन में जो फेरबदल हुआ या उससे पहले जो अंता विधानसभा उपचुनाव में हुआ, तो अंता विधानसभा उपचुनाव पर हम काफी चर्चा कर चुके हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये जो संगठन में जो कार्यकारिणी बनी है, वो कार्यकारिणी वसुंधरा राजे सिंधिया को कितनी चिढ़ाती हुई नजर आ रही है और उस कार्यकारिणी से वसुंधरा राजे सिंधिया का जो राजनीतिक वजूद है, उस पर किस तरह के सवाल खड़े हो गए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए। लेकिन एक बयान मैं जरूर आपको याद दिला दूंगा, ये अडानी साहब की जो मीडिया है एनडीटीवी, उनका एनडीटीवी की खबर है, दर्शक जाकर देख सकते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने बंद कमरे में पूछा कार्यकर्ताओं से कि बताओ आजकल क्या चल रहा है, तो बीजेपी के कार्यकर्ता बोले कि प्रशासन में कोई सुनता नहीं है। और ये खबर एनडीटीवी के प्लेटफॉर्म पर प्रमुखता से छपी है। कर क्या रही है वसुंधरा राजे सिंधिया, आखिरकार करना क्या चाहती है? संतोष जी, एक बहुत साफ बात है और वो ये साफ बात ये है कि वसुंधरा राजे राजस्थान के कद्दावर नेता इस चीज को पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों अच्छे तरीके से जानते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जनरेशनल चेंज के नाम पे जिस तरीके से भजनलाल शर्मा के नाम की पर्ची वसुंधरा राजे के हाथ से खुलवाई थी, उसके क्या नतीजे हैं अब वो आम जनता नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहने लगे हैं, जैसा भी आपने खबर का उल्लेख किया। ये खबर तब की है जब वसुंधरा राजे अ, बांसवाड़ा जा रही थी, बांसवाड़ा में एक गड़ी जगह है वहां पे जा रही थी। रास्ते में वो डूंगरपुर, और डूंगरपुर जो है वो राजस्थान का एक ऐसा शहर है जो सफाई के मामले में लगातार जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार जीतता रहा है। लेकिन वहाँ डूंगरपुर नगर परिषद के जो मुखिया हैं, उनका दर्द ये था कि जो पुरस्कार की राशि है वो भी उन्हें नहीं मिल पा रही, तो वो संसाधन नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो आपने तो एक बात कही कि अफसर नहीं सुनते, लेकिन वहाँ तकलीफ इस बात की है कि सरकार का जो कामकाज है, उस कामकाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता भी जो है, अब वो खुलकर कहने लगा है कि मैं सरकार का कामकाज ठीक नहीं है। और ये चूँकि दिल्ली के पास भी, अमित शाह जी के पास भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास भी इस तरीके का फीडबैक है, और यही कारण है कि जब-जब कोई बात होती है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री बदलेगी, उस वक़्त भजनलाल को बदलने की बात भी आती है। लेकिन मैं इस बात से कभी कोई सरोकार इसलिए नहीं रखता कि चूँकि भजनलाल शर्मा वहाँ पे बादशाह का बिठाया हुआ एक प्यादा है। और जब बादशाह अपना कोई फैसला करते हैं, तो बादशाह का फैसला इतना जल्दी बदलता नहीं है। तो नहीं लगता कि भजनलाल शर्मा को, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूरी ये है कि वसुंधरा राजे को किस तरीके से प्रेशराइज़ किया जाए। बिल्कुल। अंता और कि हमने आपसे आपने जैसा कहा व्यास जी की बादशाह का फैसला बदलता नहीं है, तो एक बड़ा अच्छा ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक सीरीज आया था मिर्जापुर, तो उसपे जी, एक जिस तरह के संकेत मिलते हैं जब बादशाह पे अपने ऊपर आ जाती है, तो फिर उन्हें प्यादों को शहीद करने में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, अगर बादशाह के अपने अस्तित्व पर गहरा संकट खड़ा हो जाए। कुछ दिन पहले प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हुई, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था।
34 पदाधिकारियों की घोषणा हुई, जिसमें 9 उपाध्यक्ष, 4 महासचिव और 7 मंत्री शामिल थे। पार्टी ने एक कोषाध्यक्ष और एक सह कोषाध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया और संगठन स्तर पर एक प्रकोष्ठ प्रभारी और 7 प्रवक्ताओं की घोषणा कर दी। ये तो सब जगह ये खबर आई कि 34 पदाधिकारी की घोषणा हो गई, प्रवक्ता की घोषणा हो गई। कई पद कम कर दिए गए व्यास जी। वो कौन-कौन से जी। पद हैं जो कम कर दिए गए? और ये प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा जो है, वो वसुंधरा राजे सिंधिया की जो नाराजगी कह लीजिए या दिल्ली दरबार के साथ जो उनकी खींचतान चल रही है, जो तनातनी चल रही है, उसमें किस तरह से आग में घी डालने का काम इस घोषणा ने कर दिया? देखिए, ये जो कार्यकारिणी घोषित हुई है, एक पद उपाध्यक्ष का कम किया गया है और एक महासचिव का पद कम किया गया है। लेकिन मूल सवाल यह है कि ये कार्यकारिणी है क्या? कार्यकारिणी से न सिर्फ वसुंधरा राजे ही नाराज नहीं है, खुद जो भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे नेता हैं, उनको भी आश्चर्य हो रहा है कि अगर ऐसी ही कार्यकारिणी लानी थी, तो ये कार्यकारिणी तो 6 महीने पहले भी आ जाती। क्या आपने कभी सुना है कि किसी प्रदेश के कार्यकारिणी में प्रवक्ताओं की फौज को भी कार्यकारिणी का हिस्सा माना जाएगा? लेकिन ये अजूबा राजस्थान के अंदर हुआ है। वसुंधरा राजे के कितने समर्थक हैं, ओम बिरला जी के कितने समर्थक हैं, खुद भजनलाल शर्मा जी के कितने समर्थक हैं, इस बात पे चर्चा नहीं है। चर्चा ये है कि कार्यकारिणी में जो लोग लिए गए हैं, वो कितने कैपेबल हैं। आज इस बात को लेकर सवाल उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की ये घोषणा की गई है, उसमें जो प्रवक्ताओं और एक प्रकोष्ठ अध्यक्ष समेत जो 34 नाम हैं, उन 34 में से 13 नाम जयपुर शहर के और जयपुर देहात के हैं। 3 नाम इसके अंदर बीकानेर के हैं, 2 नाम हनुमानगढ़ और 2 नाम अजमेर के हैं। तो क्या राजस्थान इन्हीं जिलों में बसता है? राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है जोधपुर और संभाग के हिसाब से देखें तो 2 महत्वपूर्ण जो संभाग गिने जाते हैं उसमें मारवाड़ और मेवाड़। जोधपुर मारवाड़ का सिंह द्वार है, लेकिन मारवाड़ और जोधपुर से एक भी पदाधिकारी, ये संभवतः पहली बार हुआ है कि जोधपुर से कोई पदाधिकारी प्रदेश कार्यकारिणी में नहीं है। इससे व्यास जी पहले जोध व्यास जी जोधपुर गजेंद्र सिंह शेखावत जी का इलाका है जहाँ से सांसद हैं वो? बिल्कुल गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ से लगातार सांसद बन रहे हैं, लगातार केंद्र में मंत्री बन रहे हैं, उनका इलाका तो है। जो जो राजेंद्र गहलोत जो मुख्यमंत्री जो राज्यसभा के जो जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, हालत ये हो गई कि वो अपने जिले के स्तर के, अपने जिले से जुड़े नेताओं को प्रदेश कार्यकारिणी में भी शामिल नहीं करवा पा रहे हैं। इस तरह की हालत हो गई है क्या बीजेपी में? बीजेपी की हालत में आपको ये ही बताना चाह रहा हूँ कि राज्यसभा के सांसद राजेंद्र गहलोत जो पिछली बार उपाध्यक्ष थे, राज्यसभा में पहले सांसद रहे नारायण पंचार्य उसमें उपाध्यक्ष थे और भी कई इस तरीके के लोग जोधपुर के जो है वो प्रदेश की कार्यकारिणी में रहे हैं। रहे। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि आप जोधपुर की बात छोड़िए, उदयपुर से एक महिला नेत्री को लिया गया है, वो भी एक बड़े नेता की सिफारिश पे लिया गया है। तो अब अगर आप ये सवाल करते हैं कि क्या गजेंद्र शेखावत, क्या राजेंद्र गहलोत, क्या अपने किसी एक व्यक्ति को वहां पर नहीं ला सकते थे? लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस पूरी कार्यकारिणी में अगर आप बात करेंगे, तो कहा यह जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को आगे लाने वाली कार्यकारिणी है, लेकिन इसके अंदर एक भी विधायक नहीं है, एक भी सांसद नहीं है, कोई पूर्व सांसद नहीं है और जो 2 विधायकों को इस कार्यकारिणी में जो 34 में गिना गया है, उनको प्रवक्ता बनाया गया है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता जो दूसरे नेता हैं, मैं वसुंधरा राजे का नाम ही नहीं ले रहा, मैं और किसी गुट का नाम नहीं ले रहा, उनको भी ये ताज्जुब हो रहा है कि ये कार्यकारिणी अगर आपको बनानी थी, तो आपने 6 महीने इंतजार क्यों किया? ये व्यास जी कार्यकारिणी तो 6 महीने पहले बनानी थी। प्रधानमंत्री जब जा रहे हैं उसके बारे में भी दर्शकों को हम बताएंगे, दर्शकों से कहेंगे थोड़ा सा धैर्य रखिए क्योंकि राजस्थान का पूरा राजनीतिक गणित जो है वो व्यास जी की उंगलियों पे है। तो एक एक तथ्य मैं चाहता हूं कि आपके सामने सारे तथ्य आ जाए। व्यास जी एक नेता है, राजस्थान से आते हैं। अपने सक्रिय राजनीति के पूरे दौर में वो कोशिश करते रहे कि वसुंधरा राजे सिंधिया को हिला पाए, हिला नहीं पाए। ओम प्रकाश माथुर नाम है, गुजरात के प्रभारी भी रहे, नरेंद्र मोदी के करीबी रहे, अमित शाह के करीबी रहे, उत्तर प्रदेश के भी प्रभारी रहे, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद वो वसुंधरा राजे सिंधिया को हरा नहीं पाए। अभी उनके घर में एक विवाह का समारोह था, अमित शाह गए। वसुंधरा राजे सिंधिया की चुप्पी,
वसुंधरा राजे सिंधिया की नाराजगी, मंच पर एक वीडियो भी आया कि किस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया ने पीएम के सवाल पे रिएक्ट किया और प्रधानमंत्री सबको एक तरह से नजरअंदाज करते हुए वसुंधरा राजे सिंधिया के पास गए, कई मिनटों तक बात करते रहे। लेकिन इस शादी समारोह में अमित शाह का जाना और वसुंधरा राजे सिंधिया के एक जमाने में करीबी नेता रहे राजेंद्र राठौर को अपने साथ लेकर जाना, क्या वो राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे सिंधिया के गुट के नेताओं को संदेशा दे रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, हमारे साथ आ जाओ तो कुछ ना कुछ मिलेगा? यानी क्या वसुंधरा के करीबियों पर अमित शाह एक तरह से डोरे डाल रहे हैं, ये एक मैसेज है? संतोष जी, एक बात तो मैं बहुत साफ कर दूं कि राजेंद्र राठौड़ आज वसुंधरा राजे के करीबी नहीं है। नहीं। ये वो राजेंद्र राठौड़ हैं जिन्होंने वसुंधरा राजे के लिए कहा था कि संगठन बड़ा होता है। आप ये याद रखिए, केशव प्रसाद मौर्य ने भी योगी आदित्यनाथ के लिए ये शब्द काम में लिए थे कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। और जब वसुंधरा राजे चूंकि ये मानती हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो पीएम बने थे या सीएम बने थे, उस वक्त वो जिस पोजीशन में वसुंधरा राजे थी और आज वसुंधरा राजे जो है वो ये कहती हैं वसुंधरा राजे, और वो कहती भी नहीं है तो ये कम से कम ये एहसास तो करवाती हैं कि वो समकालीन हैं। आज अमित शाह का राजेंद्र राठौड़ को आगे करना, चूंकि राजेंद्र राठौड़ वो नेता है जो चूरू से चुनाव हार गए। एक दूसरे नेता वहां पे और थे जो आमेर से चुनाव हारे, हरियाणा के प्रभारी हैं। लेकिन इन दोनों नेताओं को वहां पे तवज्जो तब दी गई जब वसुंधरा राजे वहां ये नहीं थी। सतीश पुनिया जी। ये सतीश पूनिया। सतीश पुनिया और जी, हाँ। एक से तो वहाँ बात करते हैं अमित शाह और राजेंद्र राठौड़ को अपनी गाड़ी में बिठा के हेलीकॉप्टर तक ले जाते हैं। तो चूंकि राजनीति संकेत ही देती है, लेकिन ये ये संकेत वो नहीं माना जा सकता कि ये दोनों वसुंधरा राजे के अल्टरनेट राजस्थान के अंदर हो सकता है। अब चूंकि ये ज्यादा से ज्यादा बात ये हो सकती है कि अगले साल जून में राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही। इन 3 सीटों में से राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया इनको खपाया जा सकता है, राज्यसभा में लाया जा सकता है। लेकिन वसुंधरा राजे का कद इससे कम होगा। आपने एक बहुत बड़ा नाम लिया था, ओम प्रकाश माथुर। जब भैरू सिंह शेखावत यहाँ पे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो ओम प्रकाश माथुर को सुपर सीएम कहा जाता था। वो ओम प्रकाश माथुर भी वसुंधरा राजे का मुकाबला नहीं कर पाए। नहीं और कर वसुंधरा राजे को राजस्थान के अंदर एस्टेब्लिश करने से पहले भैरू सिंह शेखावत को दिल्ली जाना पड़ा। जसवंत सिंह जसोल जो है, वो वसुंधरा राजे का सामना नहीं कर पाए। तो वसुंधरा राजे का एक फैन फॉलोइंग है और आज की तारीख में वो राजस्थान की एक लोकप्रिय नेता, ऐसी लोकप्रिय नेता है कि जिसके मुकाबले का राजस्थान के अंदर आज अगर आप पूछें तो क्राउड कैचिंग लीडर वसुंधरा राजे के मुकाबले शायद ही कोई बता पाए। मुख्यमंत्री नहीं, भजनलाल शर्मा है, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वसुंधरा राजे का जहां भी वो जाती हैं, जब मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री साथ होते हैं, तो दोनों का फर्क अपना आप में सामने आ जाता सामने आ जाता है। एक बात और कही जाती है राजनीति में व्यास जी, आप इतने लंबे समय से आपने राजनीति के गलियारों को, सत्ता के गलियारों को कवर किया है, संसद सत्र भी आपने कवर किया है, कैसे नरेंद्र मोदी काम करते थे, कैसे अमित शाह काम करते हैं। एक होता है राजनीति में गाजर लटका के रखना। अगर आप किसी है। जी। मजबूत नेता को तोड़ नहीं पाते हैं, तो आप एक गाजर लटका दीजिए ताकि उनके जो समर्थक है वो थोड़े से संशय की स्थिति में आ जाए। ये बात सही है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के गुट के कई नेताओं को पिछले कुछ सालों में आपने जैसे राजेंद्र राठौर का जिक्र किया, वो काफी पहले वो एक तरह से साथ छोड़कर चले गए। लेकिन अब जो कहा जा रहा है, 2-3 चीजें कही जा रही है। आपने कहा कि राज्यसभा की 3 सीटें, तो एक वो गाजर लटका दिया गया कि राज्यसभा की 3 सीटें किसी को जाना है। और दूसरी बात, बार-बार ये खबर कही जा रही है कि भाई मंत्रिमंडल विस्तार, मंत्रिमंडल फेरबदल, क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी, इन दोनों खबरों के जरिए राजस्थान में, खासकर मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने एक गाजर लटका चुके हैं कि देखो, अगर वहां से साथ छोड़कर इधर आओगे तो राज्यसभा भी मिल सकता है, अगर वहां से साथ छोड़कर इधर आओगे तो शायद मंत्री पद भी मिल सकता है। वसुंधरा राजे सिंधिया को कमजोर बनाने या कमजोर करने की कोशिश क्यों नरेंद्र मोदी और अमित शाह को करनी पड़ रही है, और बार बार क्यों करनी पड़ी, इसलिए करनी पड़ रही है क्या कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में जो टॉप 3 या टॉप 4 नाम चल रहे हैं उसमें है, क्योंकि दिल्ली दरबार तो खारिज कर चुका है।
दिल्ली में अगर आप पत्रकारों से बात करें तो वो खारिज कर चुके हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया रेस में नहीं है। लेकिन मोहन भागवत का मिलना, मोहन भागवत का खुद बुलाकर मिलना, कई तरह के संकेत आना, क्या उन संकेतों और वसुंधरा राजे सिंधिया की चुप्पी से दिल्ली का आला कमान डरा हुआ है और इसलिए वो गाजर लटका के रखा हुआ है कि राज्यसभा सांसद ही और मंत्री पद? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इन चीजों से वसुंधरा राजे पे कोई फर्क पड़ेगा या उनके समर्थक जो है। आज जैसा मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वसुंधरा राजे एक करिश्मेटिक लीडर है, वो राजस्थान की हैं। और आपको अगर मैं याद दिलाऊं कि 1969 में जब कांग्रेस पहली बार टूटी थी, 1969 में, जब नीलमजी गप्पा जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे और राष्ट्रपति चुनाव को लेके विवाद हुआ था और नीलम संजीव रेड्डी की बजाय इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी का समर्थन कर दिया था। तो वहां से जब कांग्रेस टूटी उसके बाद में आप इंदिरा गांधी को देखिए, राजनीति की एक ये कहानी है कि कभी भी अपने से मजबूत व्यक्ति को कोई आगे आने देना नहीं चाहता। और अब ये जो जनरेशनल गैप के चेंज के नाम पे जिस तरीके के प्रयोग पर्ची प्रयोग किए गए हैं, चाहे वो राजस्थान के अंदर किया गया, चाहे वो मध्य प्रदेश के अंदर किया गया, चाहे वो छत्तीसगढ़ के अंदर किया गया। और आज अगर हम ये बात करें कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो घटनाएं हुई है, केशव प्रसाद मौर्य को एस्टेब्लिश करने की जो कोशिश की जा रही है, योगी आदित्यनाथ को हिलाने की कोशिश की जा रही है, ये क्या है? कारण कि इंदिरा गांधी ने भी 1969 में जो एक सबक लिया था और उसको उन्होंने 80 के अंदर देवराज अरस को निपटाने तक उसको काम में लिया और उसके बाद में 84 तक वो एक छत्र नेता बनी रही और ये कहा गया कांग्रेस में कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। तो आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी मुझे लगता है कि उसी रास्ते पे हैं। जब ये कहा जाए कि नरेंद्र मोदी इज इंडिया एंड मोदी इज इंडिया, तो ये जो सारी जो चीज है और ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर उनको कोई चुनौती मिल सकती है या और कोई ऐसा क्षत्रप है जो चुनौती दे सकता है, जो मार्गदर्शक मंडल में जाने की तरफ बढ़ रहा है, वो वसुंधरा राजे है। तो ये जो आपने गाजर लटकाने की जो बात की है, तो गाजर लटकाने से वसुंधरा राजे की सेहत पे और उनकी राजनीति पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो लोग एक्सपोज हो जाएंगे इस गाजर को ललचाने के चक्कर में, उन पे ज़रूर कोई कोई फ़र्क पड़ सकता है। कारण कि वसुंधरा राजे ने कभी भी, आप ये देखिए कि वसुंधरा राजे पे इतने हमले हुए, अंता का चुनाव जो है वो सबके सामने है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हारी। ये सभी के जी, सामने है। लेकिन आपने एक बड़ी लेकिन दिलचस्प वसुंधरा बात कही। आपने जी, एक बड़ी दिलचस्प बात कही, इंदिरा गांधी का जिक्र किया। बहुत सारे दर्शकों को नहीं पता होगा, दर्शकों को तो छोड़िए, भाजपाइयों को भी नहीं पता होगा, लेकिन चूंकि आप पार्लियामेंट में रहे हैं, हम दोनों लोगों ने पार्लियामेंट कवर किया है तो हमें पता है। मैं दर्शकों को जरा बता दूं कि भारत की राजनीति में अगर अमित शाह सबसे ज्यादा किसी की तारीफ करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, यानी सबसे ज्यादा किसी के स्टाइल को पसंद करते हैं, तो भले ही आपातकाल को लेकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह इंदिरा गांधी की आलोचना करते रहे, लेकिन इंदिरा गांधी के वर्किंग स्टाइल को सबसे ज्यादा पसंद अगर कोई करते हैं तो वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी करते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इंदिरा गांधी ने कब क्या किया, इंदिरा गांधी कब कैसे ताकतवर हुई, इंदिरा गांधी क्यों कमजोर होती चली गई, इंदिरा गांधी कैसे प्रधानमंत्री बनी और इंदिरा गांधी को कैसे हटना पड़ा और इंदिरा गांधी फिर से कैसे प्रधानमंत्री बनी। और अब अकेले अपने नाम पर, अकेले अपने चेहरे पर कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं को अलग करके किस तरह से उन्होंने राष्ट्रपति अपना बनवाया और किस तरह से उन्होंने सरकार अपनी बनाई। अमित शाह इसको बहुत ही गहराई से स्टडी कर चुके हैं। तो उसी पैटर्न पे आपने जिक्र किया, हमने कुछ दिन पहले मैंने यूपी को लेकर एक स्टोरी की कि आरएसएस के बड़े नेता और बीजेपी के बड़े नेता, दो नेता लखनऊ में है, मुख्यमंत्री आवास पर बैठक भी शुरू होने वाली। जब हम इसको रिलीज करेंगे तो हो सकता है कि बैठक जो है वो शुरू हो गई हो और उसमें प्रचारक भी आरएसएस के बुलाए गए। तो ये सीधे सीधे कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने की मुहिम है, क्योंकि आगे जब लड़ाई आई, हु आफ्टर मोदी, मोदी के बाद कौन, तो फिर अगर राज्यों में आपके लोग बैठे होंगे तो आपको वो लड़ाई जीतने में सहूलियत होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री कौन बिल्कुल। नहीं बनना चाहता है। और ये सपना कहीं ना कहीं अमित शाह के मन में भी होगा। लेकिन अब संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब जा रहे हैं राजस्थान, औपचारिक तौर पर उनका क्या कार्यक्रम है, अनौपचारिक तौर पर तो निश्चित तौर पर राजस्थान की गुत्थी सुलझाने जा रहे हो, क्योंकि नेता जो करने जाते हैं असली कहानी उनके पीछे होती है। सरकारी कार्यक्रम कुछ और होता है, असली कार्यक्रम कुछ और होता है। लेकिन वो जो सरकारी कार्यक्रम है वो भी जरा दर्शकों को बता दीजिए कि संसद सत्र के बीच में नरेंद्र मोदी कब राजस्थान जा सकते हैं और जो ऑफिशियल एजेंडा है, जो मतलब सरकारी काम वाला एजेंडा है,
वो क्या एजेंडा है और मंच पर कौन-कौन रह सकते हैं उस दिन उनके साथ? कि नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम अभी तय नहीं है, लेकिन जो तैयारी की जा रही है वो ये है कि 10 तारीख को 10 दिसंबर को नरेंद्र मोदी आएंगे, जब राजस्थान में प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाए। चूंकि ये सभी देश भी जानता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो राज्यों में निवेश के लिए किस तरीके से लोगों को प्रभावित करता है। और चूंकि राजस्थान के अंदर भजनलाल शर्मा ने आने के तुरंत बाद में जो काम किया था वो इन्वेस्टमेंट समिट और इस तरीके का जो उन्होंने किया था उसमें काफी इन्वेस्टमेंट आने की उन्होंने ये दावे भी किए कि काफी इन्वेस्टमेंट आया, हालांकि वो भी धरती पर उतरता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन प्रवासी राजस्थानी दिवस के बहाने प्रधानमंत्री को बुलाने की कोशिश पिछले 2-3 महीने से भजनलाल शर्मा कर रहे हैं, उनके दिल्ली दौरे भी हुए हैं और बार-बार यही कहा गया कि ये एक औपचारिक बैठ है, इसमें प्रवासी राजस्थानी दिवस का उनको आमंत्रण दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है। लेकिन जो अंदर की बात ये है, जो मैंने आपको बादशाह और प्यादे की जो कहानी कही थी, आज अगर बादशाह उस प्यादे के साथ में मंच पे हो, तो उसका संदेश एक अलग जाएगा और वो जो आज की जो परिस्थितियां बदल रही है, राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही है। आज मंत्रिमंडल फेरबदल की बात हो रही थी राजस्थान के अंदर, ये कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। वो 2 तारीख की एक बात भी सोशल मीडिया पे और इस तरीके की बात सामने आई थी। कल 2 तारीख है, लेकिन आज तक इसका कोई कुछ अल्ला बल्ला नहीं है कि कब ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा। इसमें भी एक पेच फंस रहा है कि राजनीति में आपने किसी कम अनुभवी व्यक्ति को मुख्यमंत्री तो बना दिया। उसका नतीजा ये होता है कि एक चीफ सेक्रेटरी को अपना टेन्योर पूरा किए बिना वापस दिल्ली लौटना पड़ता है। कारण कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जो है वो इस बात का आरोप लगाते हैं कि अफसरशाही हावी है। एमएलएज की मंत्री नहीं सुनते, मंत्रियों की अफसर नहीं सुनते, तो वो एक सर्जरी हुई। उस सर्जरी के बाद में ये कहा गया कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो सवाल फिर वही आता है कि वसुंधरा राजे के समर्थक जो वरिष्ठ विधायक हैं, क्या उनको मौका मिलेगा? सवाल ये आता है कि किरोड़ीलाल मीणा जो इस्तीफा दे के कई दिनों तक अपने कामकाज पे नहीं आए थे, वापस वो कामकाज पे हैं। क्या उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? तो उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो 2 में से किस उप मुख्यमंत्री को हटाया जाएगा? तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इन बातों के बीच में, राजनीतिक चर्चाओं के बीच में, प्रधानमंत्री का राजस्थान आना, उनका मुख्यमंत्री के साथ में मंच को शेयर करना, अपने आप में एक इशारा होगा। वो इशारा किसके लिए होगा, वो तो 10 तारीख को अगर पीएम आते हैं तो। कारण कि ये सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि संसद का सत्र चल रहा है और उस दिन संसद की बैठक भी होगी 10 तारीख को। उस दिन अगर प्रधानमंत्री आते हैं, भले 3 घंटे के लिए भी आए, तो एक बहुत बड़ा संदेश राजस्थान की राजनीति में इसका जा सकता है। और जब आपने तक मुझे नहीं लगता कि आपने मंत्रिमंडल का विस्तार भी जो है, जब तक हो जाएगा, ये मुझे नहीं लगता। मतलब प्रधानमंत्री के राजस्थान जाने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार पर एक अंतिम फैसला कोई हो सकता है और आपने जो राजस्थानी प्रवासी दिवस की बात कही, मुझे याद आ रहा है 2013 की गोवा कार्यकारिणी। 2013 की गोवा की जिस कार्यकारिणी में नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार अभियान समिति का मुखिया चुना गया था, उस कार्यकारिणी में राजस्थान की मुख्यमंत्री के तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया भी गई थी और जी, वो जी। कार्यकारिणी की बैठक के दौरान ही गोवा में भी प्रवासी राजस्थानियों का एक सम्मेलन हुआ था जिस सम्मेलन में वो शामिल हुई। तो कई बार प्रधानमंत्री इशारों इशारों में बहुत कुछ कहते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री आ रहे हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां तैयारियां कर रहे हैं, ज्यादा संभावना इस बात की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम से जरूर जुड़ेंगे और मंच पर उनकी मौजूदगी भजनलाल शर्मा को मजबूती प्रदान करेगी। लेकिन एक आखिरी सवाल, चुप्पी, जी। रहस्यमयी चुप्पी, ये वसुंधरा राजे सिंधिया की चुप्पी क्या वाकई डराने वाली चुप्पी है? क्या कुछ ऐसा होने वाला है जिससे गुजराती लॉबी को दिक्कत होगी और वसुंधरा राजे सिंधिया एक विनर के तौर पर उभर सकती है? क्योंकि आपकी मास फॉलोइंग, कार्यकर्ताओं में आपकी पकड़, महिला मतदाताओं में आपकी पकड़, राजस्थान के मतदाताओं में आपकी पकड़, ये तमाम चीजें एक तरफ है, लेकिन अगर राजा शहंशाह ये तय कर चुका है कि उन्हें किसको रखना है, तब आपको कहीं न कहीं, कभी न कभी तो जाकर कोई न कोई तो फैसला करना पड़ेगा। देखिए संतोष जी, राजस्थान की राजनीति में उठा-पटक की राजनीति कभी नहीं हुई। भैरू सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे तो उनकी सरकार को टॉपल करने की कोशिश हुई थी, लेकिन वो पकड़ी गई।
कारण कि जिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश हुई थी उस वक़्त, उन्होंने ये बात को लीक कर दिया और भैरों शेखावत की सरकार बच गई। फिर एक राजस्थान के अंदर मानेसर कांड होता है, जब सचिन पायलट कुछ विधायकों के साथ में जाके मानेसर में बैठ जाते हैं, अशोक गहलोत अपनी सरकार बचा लेते हैं। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि राजस्थान में ऐसा हुआ नहीं है कभी कि कोई सरकार टॉपल करने की नौबत आई हो, चाहे वो ऑपरेशन लोटस हो या चाहे वो कोई और ऑपरेशन हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की और अमित शाह की जो आज की कार्यशैली है, वो कार्यशैली अपनी सरकार पे तो लागू नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, वसुंधरा राजे की चुप्पी जो है, वो अपने आप में इसलिए डरावनी है कि आज की तारीख में राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के जितने सदस्य हैं, उनमें से अधिकांश विधायक जो हैं, वो वसुंधरा राजे के हैं। बिल्कुल, वसुंधरा अधिकांश राजे विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया के कैंप वसुंधरा और एक बात राजे बिल्कुल आपने मुख्य सही कही। ठीक है ना? और लेकिन वसुंधरा राजे चूँकि पार्टी की विचारधारा से बंधी हुई एक निष्ठावान कार्यकर्ता भी है। ये उस घराने से आती हैं जिस घराने ने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि इससे पहले जनसंघ उसको भी अपने खजाने से सींचा है। तो वसुंधरा राजे से इस तरीके की कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि वो कोई तोड़-फोड़ करेगी। लेकिन अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से भी उनको ठुकरा दें, अगर आप उनको मुख्यमंत्री भी वापस नहीं बनाएँ और आपको वसुंधरा राजे चाहिए भी, तो क्या वसुंधरा राजे सिर्फ एक एमएलए के रूप में आपको चाहिए? तो ये आने वाले दिनों की जो राजनीति है, वसुंधरा राजे के साथ मोदी साहब क्या करते हैं, उस पे बहुत बड़ा डिपेंड करेगा कि आज अगर वसुंधरा राजे राजस्थान के अंदर जो चुप है, वो चुप इसलिए है कि उनका एक जनाधार है। वो जनाधार की ताकत के बूते चुप है। वो अगर चलती है तो एक जनाधार के आधार पे चलती है। लेकिन अगर आपने बिल्कुल ही उनको जैसे पर्ची उनसे पड़वा दी, तो वसुंधरा राजे जो है, वो डॉक्टर रमन सिंह या शिवराज सिंह जैसे नेता तो नहीं हो सकती, इस बात को आप मान के चलिए। लेकिन नहीं, वसुंधरा राजे कोई तोड़-फोड़ करेगी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन वसुंधरा राजे का जनाधार और वसुंधरा राजे के समर्थक विधायकों की संख्या ज़रूर कहीं न कहीं अमित शाह और पीएम मोदी को डराती होगी। एक चीज़ मैं और आपको साफ करता हूँ कि पीएम मोदी वसुंधरा राजे के नाम से सहमत हो सकते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि हर व्यक्ति अपनी आगे की तैयारी करता है। अमित शाह की जो महत्वाकांक्षा है, उस महत्वाकांक्षा के आड़े अगर कोई आ सकता है तो वसुंधरा राजे है। तो अमित शाह नहीं चाहेंगे कि वसुंधरा राजे वापस मजबूत होके आगे बढ़े। लेकिन ये जो सारा खेल जो है, ये 2025 खत्म हो रहा है। 2026 के अंदर कुछ न कुछ बड़ा खेल होगा। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद में हो, चाहे वो ये राजस्थान की जो राजनीति है, उसके अंदर किसी तरीके की कोई बगावत कोई भड़काने की कोशिश करे। फिर मैं कह रहा हूँ वसुंधरा राजे अपने तय कुछ नहीं करेगी, लेकिन उनकी ताकत जो है, वो उनकी ताकत उनके विरोधियों को डराने के लिए बहुत है। आपने बिल्कुल सही कहा व्यास जी और बड़ा मुझे 2 वाक़ये याद आ रहे हैं। आपने जो पर्ची वाली बात कही, राजनाथ सिंह अध्यक्ष हुआ करते थे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ विवाद हुआ, प्रदेश अध्यक्ष से हटने की बात हुई, वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली आई, सिंधिया हाउस में रुकी और रोज़ाना हमारी ड्यूटी लग जाती थी। अशोका रोड पे राजनाथ सिंह का घर हुआ करता था कि वसुंधरा आज आ रही हैं, आज आ रही हैं। राजनाथ सिंह के घर से खबरें प्लांट की जाती थी कि इतने बजे आएँगी, इतने बजे आएँगी। पूरा महीना गुज़र गया लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया राजनाथ सिंह से मिलने नहीं गई। और उन्हीं राजनाथ सिंह के ज़रिए पर्ची भिजवाई गई वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथ में और उन्हीं से वो पर्ची खुलवाई गई। तो ज़ाहिर-सी बात है कि सीधे-सीधे कहीं न कहीं इसको अपमानित करने का प्रयास आप मान सकते हैं। और दूसरी बात, अगर कोई पार्टी जी, छोड़कर चला जाए, अगर कोई बगावत करके चला जाए, तो वो नेता अपने आप को कमज़ोर कर लेता है। हमने देखा कल्याण सिंह कैसे कमज़ोर हो गए, हमने देखा उमा भारती कैसे कमज़ोर हो गई। वसुंधरा राजे सिंधिया का खौफ इसलिए गुजराती लॉबी में है क्योंकि वो पार्टी छोड़कर नहीं जा रही है, वो सरकार गिराने की कोशिश नहीं कर रही है, वो विधायकों को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रही है और यही वो चीज़ है जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी पसंद कर रहा है और इसलिए जैसे व्यास जी ने कहा राजस्थान और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को बहुत गहराई से समझते हैं कि उनकी जो रहस्यमयी चुप्पी है, वो कहीं न कहीं गुजराती लॉबी को डरा रही है। डर सबको लगता है, सपना सब देखना चाहते हैं और इस देश की सबसे ऊँची कुर्सी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भला कौन नहीं बैठना चाहता है। व्यास जी हमारे इस यूट्यूब मंच के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को वाक़ई
बड़ी अंदर की खबरें, अंदर की जानकारी आपने दी। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार। और दर्शकों से मैं अपील करूँगा कि अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, 2-4 लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी बात से, व्यास जी की बात से कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं। लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है। सहमति का भी स्वागत है, असहमति का भी स्वागत है, अगर वो आप सभ्य भाषा में करते हैं और व्यास जी का अपना भी चौथा पाया है, चौथा स्तंभ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और वो चौथे पाये के साथ डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े हुए हैं, तो आप व्यास जी के प्लेटफ़ॉर्म पर भी जाकर उनको सुन सकते हैं। राजस्थान की राजनीति की गहराई को अगर समझना है, राजस्थान वीरों की धरती, बहादुरों की धरती, आन बान शान पर मरने वालों की धरती। अगर राजस्थान की राजनीति से जुड़े तथ्यों को आपको जानना है, तो व्यास जी के चौथा पाया पर ज़रूर जाइए, उनके वीडियो देखिए, उनको पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और उनके परिवार के कार्य को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। इतनी ही अपील, इतना ही आग्रह। बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आभार।